हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र शर्मा। दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया था कि नेक्स्ट वीडियो से मैं एक वीडियो सीरीज स्टार्ट करना चाह रहा हूँ। उस वीडियो सीरीज का नाम होगा मिथ वर्सेस रियलिटी एनालिसिस सीरीज अबाउट गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम। जो लोग अपने दिमाग में कुछ मिथक पाल के बैठे हैं इस सिस्टम के बारे में, और वो लोग मिथक से डर जाते हैं और ये सोचते हैं कि इस सिस्टम हमारे लिए बना ही नहीं है और इस सिस्टम में हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इस सिस्टम में लाख बुराइयां हैं और हम इस सिस्टम के लिए नहीं बने हैं, और ना ही हमारी ऐसी योग्यता है, ना ही हमारे पास ऐसी कोई एक्सपर्टनेस है, या ना ही हमारे पास इतना पैसा है कि हम कॉन्ट्रैक्टर बन पाए और सक्सेसफुल हो पाए। ठीक है दोस्तों, ये धारणा हम अपने दिमाग में पहले से बना के रखते हैं और इस धारणा की वजह से हम डरे हुए होते हैं और सिस्टम में कभी एंटर ही नहीं कर पाते। बहुत लोग दोस्तों ऐसे हैं एंटर कर चुके हैं, वो लोग सक्सेसफुल भी हो चुके हैं, लेकिन हम लोग बस नहीं हो पा रहे हैं। तो दोस्तों, मैं डंके की चेट पर यह कहना चाहता हूं कि आप लोग अगर ऐसा सोचते हो तो आप कभी सक्सेसफुल हो ही नहीं पाओगे। आप सक्सेसफुल तभी हो पाओगे जब इन मिथक को तोड़ोगे, आप रियलिटी को पहचानोगे दोस्तों कि वास्तव में रियलिटी क्या है, तो आप अपना डिसीजन खुद ले पाओगे उस रियलिटी को जानने के बाद में कि मुझे भी कॉन्ट्रैक्टर बनना चाहिए, मुझे भी सक्सेसफुल होना है और लोगों की तरह। तो ठीक है दोस्तों, तो मेरा ये वीडियो सीरीज स्टार्ट करने का दोस्तों पर्पज यहाँ पे यही है कि आप लोगों को रियलिटी से वाकिफ कराना है और आपके मिथक को हमेशा के लिए तोड़ना है। दोस्तों, हम सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट नंबर के मिथक के बारे में। लोगों को दोस्तों लगता है कि फ्रेश कॉन्ट्रैक्टर हमें बनना है तो हमारे पास कोई स्पेशल टाइप की एजुकेशन होनी चाहिए और स्पेशल टाइप की कोई टेक्निकल अथवा इंजीनियरिंग की डिग्री अथवा डिप्लोमा हमारे पास होना चाहिए। ऐसा दोस्तों लोगों को लगता है। दूसरा दोस्तों लोगों को लगता है कि इस सेक्टर में अगर हम कॉन्ट्रैक्टर बन भी गए तो हम सक्सेसफुल कैसे हो पाएंगे। सक्सेसफुल होने के बारे में दोस्तों लोगों को लगता है कि हमारे पास में इंजीनियरिंग में जो नॉलेज है और जो टेक्नोलॉजी में नॉलेज है वो बेहतर होनी चाहिए। इन सेक्टर्स में हम लोग एक्सपर्ट होने चाहिए। अगर हम एक्सपर्ट नहीं है दोस्तों तो हम सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि दोस्तों लोगों को लगता है कि जो टेंडर सिस्टम से जो वर्क एलोकेट होते हैं उनमें वो सारे के सारे इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्रोजेक्ट्स होते हैं। अगर हमारे पास में इन सेक्टर्स में एक्सपर्टनेस अथवा विशेषज्ञता नहीं है तो हम सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। सबसे पहले दोस्तों मैं फर्स्ट नंबर के जो मिथ है और डाउट है उसके बारे में बात कर लेता हूँ। दोस्तों, या तो मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करूं या फिर मैं स्टेट गवर्नमेंट के किसी भी डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री अथवा अदर गवर्नमेंट बॉडीज की अगर मैं बात करूं तो कोई भी ऐसी गवर्नमेंट बॉडी दोस्तों नहीं है जो आपके सामने ये कंडीशन रखती हो, ये बाउंड्री क्रिएट करती हो कि अगर आपके पास में कोई भी टेक्निकल अथवा इंजीनियरिंग में डिग्री और डिप्लोमा नहीं है तो आप कॉन्ट्रैक्टर नहीं बन सकते। ऐसा कोई भी डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री दोस्तों नहीं है। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि जो इंडिया का नागरिक है वो कॉन्ट्रैक्टर बन सकता है। ठीक है दोस्तों, अपना वो एनलिस्टमेंट करवा सकता है। और दोस्तों दूसरा दो मिथक ये है कि इसमें इंजीनियर्स के लिए जो कुछ स्पेशल रिलैक्सेशन एंड ट्रीटमेंट दिए जाते हैं, इंजीनियर्स के लिए कुछ अलग से फायदा दिया जाता है। दोस्तों मैं उस मिथक को भी यहाँ पे तोड़ देता हूँ कि जो इंजीनियर्स होते हैं दोस्तों उनको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट और फैसिलिटी नहीं जाती, और उन्हें गवर्नमेंट के द्वारा जो मुश्किल से दी जाती है वही है दोस्तों जो आप एज ए कॉन्ट्रैक्टर अपना नए सिरे से अपना जो एनलिस्टमेंट करवाते हैं तो आपसे गवर्नमेंट एक अमाउंट एफडीआर अथवा सिक्योरिटी डिपॉजिट की फॉर्म में पैसा अपने पास रखती है दोस्तों, और ये पैसा रिफंडेबल होता है। मतलब जब तक आप इस सिस्टम में बने हुए हैं और कॉन्ट्रैक्टरशिप में काम कर रहे हैं तो वो पैसा गवर्नमेंट के पास जमा है। जैसे ही अपना जो एनलिस्टमेंट कैंसिल करवा के आप बेसिकली अपने जो फर्म है जो अपना एनलिस्टमेंट है उसको कैंसिल करवा के क्लोज करना चाहते हैं तो वो पैसा रिफंडेबल है, आपको वो मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो जो पैसा लिया जाता है दोस्तों तो गवर्नमेंट क्या करती है, जो इंजीनियर्स है उसको मोटिवेट करने के लिए, उनको एनकरेज करने के लिए जो पैसा है ये तो माफ कर देती है या फिर इसका हाफ अमाउंट ही उनसे लेती है। तो ठीक है दोस्तों, इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि कोई डिपार्टमेंट अथवा कोई जो गवर्नमेंट बॉडी है उससे ज्यादा गवर्नमेंट जो इंजीनियर्स है उनको कोई रिलैक्सेशन और फायदा पहुंचाती होगी। तो आपका ये मिथक भी यहाँ पे दूर हो जाना चाहिए। अब दोस्तों मैं बात करना चाहूंगा, अगर इंडिया का कोई भी नागरिक अगर कॉन्ट्रैक्टर बन सकता है तो उसका प्रोसेस क्या होगा, मतलब तो उसको कुछ तो एलिजिबिलिटी एंड कुछ कंप्लायंस क्राइटेरिया डिफाइन कर रखे होंगे। तो दोस्तों यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी एंड कंप्लायंस क्राइटेरिया गवर्नमेंट ने डिफाइन कर रखे हैं वो ये है, यहाँ पे जनरली 4 से 5 टाइप के कंप्लायंस एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया गवर्नमेंट ने डिफाइन कर रखे हैं। नंबर 1 है दोस्तों लीगल एलिजिबिलिटी एंड कंप्लायंस क्राइटेरिया। नंबर 2 है दोस्तों डॉक्यूमेंट्री बेस्ड कंप्लायंस क्राइटेरिया। नंबर 3 है दोस्तों सॉल्वेंसी कंप्लायंस क्राइटेरिया। नंबर 4 है दोस्तों एक्सपीरियंस बेस्ड कंप्लायंस क्राइटेरिया। दोस्तों बात कर लेते हैं सबसे फर्स्ट नंबर लीगल एलिजिबिलिटी एंड लीगल कंप्लायंस के बारे में। यहाँ पर दोस्तों लीगल शब्द सुन के ही लोगों को ये लगता है कि गवर्नमेंट हमें
किसी भी कानूनी रूप से कोई एग्रीमेंट अथवा कानूनी रूप से कोई कॉन्ट्रैक्ट में बांधना चाह रही है और अगर किसी प्रकार के हम कानून की अगर अवहेलना करते हैं या फिर वायोलेशन करते हैं तो हम पे किसी प्रकार की कार्रवाई हो सकती है। ठीक है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे कानून का पालन अथवा कानून की तोड़ने जैसी यहाँ पे कोई बात नहीं है। यहाँ पे लीगल कंप्लायंस एंड लीगल एलिजिबिलिटी की बातें क्यों की जा रही है, इसको हम ऐसे समझते हैं कि मान लो आप एक कॉन्ट्रैक्टर हैं और आपको एक रोड कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट अलोकेट किया हुआ है जिसका अमाउंट है 1 करोड़ रुपए। ये जो 1 करोड़ रुपए है ये दोस्तों पैसा आया कहाँ से? ये पैसा आया है दोस्तों जनता के टैक्स के पैसे से। तो यह सीधा सीधा दोस्तों आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे आप एक तो गवर्नमेंट के डिसीजन को, गवर्नमेंट जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है उसको एग्जीक्यूट करवा रहे हैं जिससे बहुत लोग अफेक्ट होंगे एंड बहुत लोग बेनिफिशियल होंगे। दूसरा दोस्तों क्या है, आप पब्लिक फंडेड मनी को, जो जनता का हार्ड अर्न मनी है, जनता का टैक्स का पैसा है, उसको आप हैंडल कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऐसा तो है नहीं है कि इतना इंपॉर्टेंट डिसीजन एंड जनता के जो पैसे है उसको हैंडल करने के लिए किसी भी अरे गरे आदमी को उठा के प्रोजेक्ट एलोकेट कर देगी। गवर्नमेंट दोस्तों ऐसी फर्म अथवा ऐसी एंटिटी को ये प्रोजेक्ट एलोकेट करेगी जिसकी कोई कानूनी पहचान हो, जिसकी कोई कानूनी सत्यता हो, जो एक कानूनी रूप से जिसकी कोई एक लीगल अथॉरिटी हो। ये लीगल करेक्टनेस, लीगल अथॉरिटी एंड लीगल जो आइडेंटिटी है ये दोस्तों क्या होती है? दोस्तों ये क्या होती है, इसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे जो एनलिस्टमेंट है दोस्तों 2 तरीके से हो सकता है, या तो एज ए पर्सन या एज ए फर्म अथवा कंपनी। जो एज ए पर्सन अपना एनलिस्टमेंट कराए या फिर प्रोप्राइटरशिप फर्म के रूप में अपना एनलिस्टमेंट कराए, दोनों एक ही बात हो। रजिस्ट्रेशन दूसरा दोस्तों, रजिस्ट्रेशन हम करवाते हैं एज ए फर्म अथवा एज ए कंपनी के रूप में। तो ये फर्म और जो कंपनी होती है दोस्तों ये कहां से क्रिएट करनी पड़ती है? आपने एक मेन धारणा सुनी होगी लोगों के बीच में कि पीडब्ल्यूडी में रजिस्ट्रेशन करवा लो और वहां से आपको लाइसेंस अलोकेट हो जाएगा, लाइसेंस इश्यू हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों पीडब्ल्यूडी में रजिस्ट्रेशन करवाना जैसा कुछ नहीं होता है दोस्तों। एक्चुअली होता क्या है, आप एज ए फर्म या फिर एज ए कंपनी आप पहले से ही क्रिएट करके रखते हैं। जो फर्म का मतलब दोस्तों यहाँ पे ये है पार्टनरशिप फर्म, और ये दोस्तों होती है जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है 1932 उसके तहत दोस्तों ये क्रिएट होती है। ठीक है, और दोस्तों जो कंपनी होती है जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या फिर एलएलपी वगैरह जो भी है, वो दोस्तों कैसे बनती है? वो कंपनीज एक्ट के थ्रू, जो इंडियन कंपनीज एक्ट है 2013 वाला, उसके थ्रू दोस्तों ये बनती है। ठीक है, तो ये दोस्तों ऑलरेडी पहले से लीगली क्रिएटेड एंड लीगली रजिस्टर्ड होती है दोस्तों इन पर्टिकुलर एक्ट के तहत। ठीक है दोस्तों, पीडब्ल्यूडी में जैसे रजिस्ट्रेशन हमें करवाना है उसको हम रजिस्ट्रेशन दोस्तों यहाँ नहीं बोलते क्योंकि रजिस्ट्रेशन का ऑलरेडी उन पर्टिकुलर एक्ट के तहत पहले ही हो चुका है। यहाँ पे दोस्तों रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना होता पीडब्ल्यूडी में दोस्तों इनको कराना होता है एनलिस्टमेंट, एम्पैनलमेंट या फिर एनरोलमेंट। इनका दोस्तों मतलब ये है कि जो एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट जैसे पीडब्ल्यूडी वो क्या करता है, वो अपने जो पहले से रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्टर है उनकी लिस्ट पहले से ही मेंटेन करके रखता है, या तो वो हार्ड फॉर्म में अपने डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में रखता है, या फिर दोस्तों जो उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो पोर्टल्स होते हैं जैसे प्रोक्योरमेंट पोर्टल जैसे ई प्रोक, तो वहां पे एक लिस्ट मेंटेन होती है उस कॉन्ट्रैक्टिंग फर्म की या फिर कॉन्ट्रैक्टर्स की। यहाँ पे दोस्तों रजिस्ट्रेशन करवाने का मतलब दोस्तों ये है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाना नहीं होता, यहाँ पे इनको एनलिस्ट करवाना या फिर एनरोल करवाना होता है। इसका मतलब दोस्तों ये है कि जो पहले से लिस्ट मेंटेन होती है उसी लिस्ट में अपनी फर्म अथवा अपनी कंपनी का वहां पे नाम ऐड करवाना होता है। ठीक है दोस्तों, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एनलिस्टमेंट, एनरोलमेंट अथवा एम्पैनलमेंट। ठीक है दोस्तों, तो हमें क्या करना है, एक पहले से ही लीगली आइडेंटिफाइड बिजनेस एंटिटी बनानी है जिसका एक लीगल पहचान होती है, लीगल करेक्टनेस मतलब लीगल सत्यता होती है। इसका मतलब दोस्तों यहाँ पे ये फर्म ये प्रूव करती है कि मेरी कानूनी रूप से सत्यता है, कानूनी रूप से कोई भी बात यहाँ पे असत्य नहीं है। जैसे मैं यहाँ पे एनरोल हो जाऊंगी तो मैं कानूनी रूप से उन प्रोजेक्ट में, उन बिडिंग में पार्टिसिपेट कर सकती हूँ। ठीक, नंबर 2 है दोस्तों डॉक्यूमेंट्री बेस्ड कंप्लायंस क्राइटेरिया। गवर्नमेंट यहाँ से इस एनलिस्टमेंट के साथ में आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स डिमांड करती है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होंगे उनकी चेकलिस्ट के आधार पर मैं डिटेल में एक वीडियो अलग से बना दूंगा दोस्तों, तो इतना ये वीडियो यहाँ पे लंबा हो जाएगा, मैं इतना उसके बारे में डिस्कशन नहीं करूंगा। मैं आपको छोटे से शॉर्ट में बता देता हूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जनरली चाहिए। यहाँ पे दोस्तों आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, क्या नाम से एड्रेस प्रूफ, और इसके अलावा कुछ डॉक्यूमेंट्स है दोस्तों वो आपको यहाँ पे सबमिट करने होते हैं। नंबर 3 है दोस्तों सॉल्वेंसी बेस्ड कंप्लायंस क्राइटेरिया।
दोस्तों सॉल्वेंसी कंप्लायंस क्राइटेरिया में आपको क्या करना होता है, गवर्नमेंट आपसे एक सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट डिमांड करती है और ये सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट दोस्तों बैंक इशू करता है, लिख के देता है कि इस पर्टिकुलर जो कॉन्ट्रैक्टर है इसके नाम से हमारे पास में इतना इतना अमाउंट हमारे यहाँ पर रिजर्व पड़ा हुआ है, या तो वो पैसा लिक्विड फॉर्म में पड़ा हुआ है या फिर वो असेट फॉर्म में पड़ा हुआ है। लिक्विड फॉर्म का दोस्तों मतलब ये है या तो वो बैंक अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है या फिर वो कैश पड़ा हुआ है। नंबर 2 दोस्तों ये है असेट फॉर्म। तो असेट फॉर्म का दोस्तों मतलब ये है कि वो फॉर्म वो या तो रियल एस्टेट की फॉर्म में पड़ा हुआ है या फिर वो कोई जैसे सोना चांदी वगैरह जो भी है कुछ मेटल्स जो होते हैं उनकी फॉर्म में पड़ा हुआ है। जो सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट के रूप में दोस्तों आपकी फाइनेंशियल बैकिंग अथवा फाइनेंशियल स्ट्रेंथ आपकी यहाँ पे चेक करती है। इसका मतलब दोस्तों ये है कि आपके पास में कितना पैसा पड़ा हुआ है। ये फाइनेंशियल बैकिंग अथवा फाइनेंशियल स्ट्रेंथ दोस्तों गवर्नमेंट क्यों चेक करती है। फॉर एग्जांपल दोस्तों जैसे मैंने पहले एग्जांपल लिया था 1 करोड़ की आपको 2 किलोमीटर रोड बनानी है, कि गवर्नमेंट का इंटेंशन यहाँ पे ये होता है कि जो आपको प्रोजेक्ट मिला हुआ है उसको एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट जो गवर्नमेंट डिफाइन करती है कि जैसे साल 6 महीने या फिर जो भी है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पे 6 महीने है, तो ये प्रोजेक्ट आपको 6 महीने के अंदर आपको यहाँ पे कंप्लीट करना है और 6 महीने के अंदर इसको जनता को या फिर गवर्नमेंट को डिलीवर कर देना है, इसको हैंड ओवर कर देना है, ताकि उसको जनता या फिर गवर्नमेंट जिस टाइप का प्रोजेक्ट है वो इसको टाइमली यूज करना स्टार्ट कर दे। यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्टर सिस्टम में आप काम करते हैं दोस्तों एक मॉडल के ऊपर काम करते हैं, रीइंबर्समेंट मॉडल। इसमें दोस्तों क्या होता है, जैसे आपका 1 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है तो आपको स्टार्टिंग में जो पैसा लगाना है यहाँ पे 20 से 25 से 30% जो पैसा लगाना है आपको अपने जेब से लगाना होगा। स्टार्टिंग में आपकी गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड नहीं करवाएगी। स्टार्टिंग में जो दोस्तों आप पैसा लगाते हैं उसको आपको गवर्नमेंट को रनिंग अकाउंट बिल की फॉर्म में आपको गवर्नमेंट को वो पैसा जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होंगे उनके थ्रू सबमिट करना है और एक पर्टिकुलर प्रोसेस के थ्रू दोस्तों वो पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। अब दोस्तों फर्दर आप काम करेंगे, उस पैसे से आप काम करेंगे और खर्च करेंगे और दोस्तों जो खर्च करेंगे फिर आपको उसी टाइप से रनिंग अकाउंट बिल से आपको पैसा मिलता रहेगा। तो यहाँ पे दोस्तों क्या है कि स्टार्टिंग में जो पैसा आपने लगाया 25 से 30% जो प्रोजेक्ट वैल्यू का पैसा है वो अपनी जेब से लगाया। इसका मतलब दोस्तों पहले आपने पैसा लगाया बाद में गवर्नमेंट से उठाया, इसी को बोलते हैं रीइंबर्समेंट मॉडल। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे गवर्नमेंट इसलिए आपकी फाइनेंशियल बैकिंग अथवा फाइनेंशियल स्ट्रेंथ चेक करती है कि जो स्टार्टिंग में जो पैसा आपके पास जो आपको लगाना है वो पैसा आपके पास है ही नहीं है या फिर नहीं है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो गवर्नमेंट आपको प्रोजेक्ट एलोकेट ही नहीं करेगी। 4 नंबर का दोस्तों जो है वो क्राइटेरिया है एक्सपीरियंस बेस्ड कंप्लायंस क्राइटेरिया। एक्सपीरियंस का दोस्तों यहाँ पे ये मतलब नहीं है कि कोई कॉन्ट्रैक्टर सोचे कि मैंने इतने इतने काम पास्ट में कर दिए या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में या फिर प्राइवेट सेक्टर में कहीं पे भी काम कर दिए, तो दोस्तों वो सोचता है कि मैंने इतने काम कर दिए मुझे इतने कामों का अनुभव है वही एक्सपीरियंस काउंट होगा। इसका दोस्तों ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है। एक्सपीरियंस का दोस्तों यहाँ पे मतलब ये है कि आपको डिपार्टमेंट की तरफ से जिस डिपार्टमेंट में आपने काम किया वहां की जो अथोराइज्ड सिग्नेटरी है, अथोराइज्ड जो ऑफिसर है वो आपको लिखित रूप से रिटन फॉर्म में एक सर्टिफिकेट इशू करते हैं, उसको बोलते हैं हम कंप्लीशन सर्टिफिकेट अथवा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। उस सर्टिफिकेट में दोस्तों आपको जिस प्रोजेक्ट पे आपने काम किया है, जिस प्रोजेक्ट में आप जिस टाइप के आपने काम किए उस सभी टाइप के जो काम है उनका हवाला होता है दोस्तों, और कितनी क्वांटिटी में आपने काम की है और कितने अमाउंट के आपने काम किए वो सारे का सारा उसमें डेटा मेंशन होता है। और दोस्तों ये भी मेंशन होता है वो कौन से टाइम में आपने वो काम किए थे, मतलब कौन से ईयर में आपने काम किए थे। आप हायर क्लास में जैसे जाते हो आप सी क्लास या फिर बी क्लास या फिर ए एंड डबल ए क्लास उसमें जाते हो, बड़े प्रोजेक्ट से रिलेटेड बिडिंग में आप पार्टिसिपेट करते हो। तो दोस्तों वहां पे गवर्नमेंट एक बिड कैपेसिटी डिफाइन करती है। ये जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है आपकी बिड कैपेसिटी बढ़ाने के काम आते हैं। ये इसमें जो जितने अमाउंट का आपने काम किया, जितने क्वांटिटी आपने एग्जीक्यूट करी किसी भी टाइप के आइटम्स की, किसी भी टाइप के वर्क्स की, वो वहां पे आपके जाके जुड़ते हैं। वो पैसा जुड़ता है और वो जो क्वांटिटीज में काम की है वो क्वांटिटीज वहां पे जुड़ती है और आपकी वहां बिड कैपेसिटी बढ़ती है। ठीक है दोस्तों, ये बिड कैपेसिटी क्या है ये क्या नहीं है ये दोस्तों मैं आपको अदर वीडियोज में समझा दूंगा। दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। ये स्टार्टिंग में आपको नए जो आप लोग हैं कॉन्ट्रैक्टर बनना चाहते हैं मैं आपको जीरो से सिखाने की कोशिश करता हूँ। कुछ टर्म्स आपको समझ में नहीं आएगी दोस्तों, उसके लिए मैं अलग से धीरे धीरे वीडियोज बनाऊंगा। आप जुड़े रहेंगे मेरे साथ तो आप सब चीज आपको समझ में आने लगेंगी। जो 4 टाइप के आपको जो एलिजिबिलिटी और कंप्लायंस क्राइटेरिया आपको पास करने थे दोस्तों, तो उनमें से दोस्तों नंबर 1 और 2 एंड 3 जो है जो लीगल क्राइटेरिया, दूसरा है डॉक्यूमेंट बेस्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और तीसरा है दोस्तों सॉल्वेंसी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। वो आपको जो फ्रेश कॉन्ट्रैक्टर होता है उनको ये 3 ही चाहिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जो 4th नंबर का जो एक्सपीरियंस बेस्ड क्राइटेरिया दोस्तों वो जैसे आप हायर क्लासेस में जाते हैं उस टाइम आपको ये चाहिए। अब मैं दोस्तों दूसरे पॉइंट पे बात कर लेता हूँ।
दोस्तों लोग ये सोचते हैं कि भाई हम कॉन्ट्रैक्टर तो बन गए, हमारा लिस्टमेंट तो हो गया, अब हमें सक्सेसफुल कैसे बनेंगे हम। तो वो सोचते हैं कि सारे के सारे जो इंजीनियरिंग बेस्ड एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड जो प्रोजेक्ट हैं, अगर हमें इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो हम सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले तो दोस्तों मैं बात कर लेता हूं कि इस टाइप की मिथ हमारे दिमाग में बैठी क्यों, कि हमें इंजीनियरिंग में एक्सपर्ट होने की जरूरत क्यों है। जनरली जो पीपल हैं वो देखते हैं कि इस कॉन्ट्रैक्टिंग सिस्टम के थ्रू जो प्रोजेक्ट होते हैं जनरली वो होते हैं रोड वर्क, बिल्डिंग वर्क, टनल वर्क, सिस्टम से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स, वाटर सप्लाई से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स, डैम, कैनाल, टनल्स एंड रेलवे लाइंस, ये बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। ये सारे के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं दोस्तों। तो दोस्तों लोगों को लगता है कि ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ये सारे के सारे इंजीनियरिंग ड्रिवन एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोजेक्ट है, मतलब इनमें इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा यूज होता है। तो लोग सोचते हैं दोस्तों कि जो इनमें कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहे होंगे और जो लोग काम कर रहे हैं उनको टेक्निकल एंड इंजीनियरिंग में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट होने की जरूरत है। अगर ये लोग एक्सपर्ट नहीं है तो ये एग्जीक्यूट नहीं करा पाएंगे, और अगर एग्जीक्यूट करा भी लेंगे तो एज पर स्पेसिफिकेशन एग्जीक्यूट नहीं करा पाएंगे, और ये बिल्कुल लॉस खा के तो जाएगी ही जाएगी, प्रॉफिट में नहीं जाएगी, क्योंकि वो टेक्निकल के बारे में कुछ नहीं आता, इंजीनियरिंग के बारे में कुछ नहीं आता। तो दोस्तों ये वाली जो मिथ है यहां से अराइज होती है दोस्तों। बेसिकली ये वास्तव में मिथ है या फिर कुछ और है दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं ये जस्ट मिथ है और रियलिटी से दोस्तों इसका कोई लेना देना नहीं। इस बात को प्रूफ करने के लिए दोस्तों मैं आपको एक डेटा की ओर लेके चलता हूं। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट राजस्थान की बात कर लेता हूं दोस्तों। यहाँ पे जो मोस्ट ऑफ द जो कॉन्ट्रैक्टर्स है ना दोस्तों, आप देखेंगे कि जो बड़े बड़े सक्सेसफुल कॉन्ट्रैक्टर्स हैं या फिर स्ट्रगलिंग कॉन्ट्रैक्टर्स या फिर सभी टाइप के मैं कॉन्ट्रैक्टर्स की बात कर लेता हूँ। जो लार्ज स्केल पे जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं दोस्तों, वो यहाँ पे ना ही तो वो हाईली एजुकेशनली क्वालिफाइड है, ना ही वो हाईली टेक्निकली क्वालिफाइड है। इसका दोस्तों मतलब यहाँ पे ये प्रूफ होता है कि आपको एज ए कॉन्ट्रैक्टर सक्सेसफुल अगर होना है तो आपको एक अच्छा इंजीनियरिंग डिग्री आपके पास हो या फिर नहीं हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा दोस्तों बात आती है टेक्निकल नॉलेज के बारे में, इंजीनियरिंग रिलेटेड नॉलेज के बारे में। अगर आपके पास इंजीनियरिंग रिलेटेड नॉलेज नहीं है तो आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। तो दोस्तों मैं इसी एग्जांपल के बारे में बात करूंगा। जैसे जैसे दोस्तों आप हायर क्लासेस में अपग्रेड होते हैं, आपका जो एनलिस्टमेंट होता है वो हायर क्लासेस में अपग्रेड होता है, तो वहां पे क्या करता है गवर्नमेंट आपसे डिमांड करती है कुछ स्पेशल टाइप्स के इंजीनियर्स, जैसे साइट इंजीनियर हुए, क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर हुए, क्या नाम से लैब साइंटिस्ट अथवा लैब इंजीनियर हुए, ठीक है ना, और अदर टाइप के प्लानर्स या फिर ड्राइंग होल्डर्स वगैरह, बहुत टाइप के एक्सपर्ट्स की डिमांड गवर्नमेंट यहाँ पे करती है। दोस्तों जब गवर्नमेंट डिमांड करती है तो गवर्नमेंट ये डिमांड नहीं करती है कि जो कंपनी या फिर फर्म का जो ओनर है या फिर चेयरपर्सन है या फिर सीईओ है उसको इन सभी फील्ड्स में एक्सपर्ट होने की जरूरत है। गवर्नमेंट दोस्तों डिमांड ये करती है जो आपकी जो फर्म और जो कंपनी है उसको इस टाइप की कंप्लायंस पूरी करनी है। अगर आपको किसी टाइप की एक्सपर्टाइज चाहिए दोस्तों तो आपको ये सब चीज सीखने की जरूरत नहीं है, आपको उस टाइप के एक्सपर्ट को हायर कर लेना है, ठीक है। या तो सैलरी बेसिस पे हायर कर लीजिए या फिर आप उसको लीज बेसिस पे या फिर कैसे भी अपने हिसाब से हायर कर लीजिए उसको, ठीक है दोस्तों। तो कॉन्ट्रैक्टर को यहाँ पे किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में, या फिर इंजीनियरिंग हुआ या फिर अकाउंटिंग फील्ड हुआ या फिर लीगल फील्ड हुआ, एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड हुआ, फाइनेंस फील्ड हुआ, टैक्स सिस्टम से रिलेटेड फील्ड हुआ या फिर कोई अदर डाटा एनालिसिस या डाटा मैनेजमेंट या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, बहुत सारे जो फील्ड होते हैं इस गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम के बारे में, उन सभी में एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है दोस्तों। अगर वो दोस्तों कोई भी कॉन्ट्रैक्टर इन सब फील्ड में, अलग अलग फील्ड में, किसी फील्ड में एक्सपर्ट होने चलेगा दोस्तों, तो सारी की इसका मतलब है वो सारी की सारी एनर्जी अपने आप को एक्सपर्ट होने में गवा देगा, तो उसे नया सोचने का मौका ही नहीं मिलेगा। उसे नए नए जो टेंडर्स लेने हैं, नए नए प्रोजेक्ट को एक्सपेंशन करना है, सॉरी अपने बिजनेस को एक्सपेंशन करना है, कैसे अपने बिजनेस को बढ़ाना है दोस्तों, कैसे एफिशिएंटली अपने बिजनेस को रन करवाना है दोस्तों, वो सब वो नहीं कर पाएगा, उसके पास टाइम ही नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। तो उसे क्या करना है, उसे अभी जो सारे के सारे जो फील्ड मैंने डिस्कस किए उन सब में दोस्तों उसको क्या करना है, अलग अलग एक्सपर्ट्स को हायर करना है, टीम मेकर होने की जरूरत है, उसे दोस्तों यहाँ पे अच्छा मैनेजर होने की जरूरत है। टीम मेकर का दोस्तों मतलब है उसे अपनी टीम बनाने की जरूरत है, उस टीम को अलग अलग टाइप के काम अलोकेट एंड डिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत है। वो टीम एक कलेक्टिवली अपना काम करेगी और अलग अलग फील्ड के जो एक्सपर्ट्स हैं, जो सब एक्सपर्ट्स हैं और जो
अदर लोग हैं जो लेबर क्लासेस के जो लोग हैं वो सारे के सारे अपने अपने फील्ड के काम को अच्छे से एग्जीक्यूट करेंगे और वो आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। आप उन्हें सुपरवाइज कर सकते हैं, उन्हें लीड कर सकते हैं और अच्छे से मॉनिटर कर सकते हैं। जब आप टीम बिल्ड कर लेते हैं दोस्तों, तो आपको अलग अलग फील्ड के लोगों को अलग अलग जो फील्ड से रिलेटेड वर्क्स है उनको मैनेज करने की जरूरत है। जैसे दोस्तों आपको बिल्डिंग सिस्टम में भी आपको देखना है, आपको अपने जो स्टाफ है उसको भी देखना है, आपको नए नए टेंडर्स के बारे में देखना है, आपको प्रोक्योरमेंट कैसे करना है वो भी देखना है दोस्तों। आपके प्रोजेक्ट कंप्लीट हो तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को भी आपको देखना है, ठीक है दोस्तों। आपको पैसा कहां से अरेंज करना है, आपको कैश फ्लो मेंटेन करना है, ठीक है दोस्तों। तो सारे के सारे फील्ड्स को आपको देखना है। आपको यहाँ पे सुपरवाइजर, मैनेजर, मॉनिटर एंड सब कुछ होने की जरूरत है, ठीक है दोस्तों। तो आपको किसी पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है, आपको स्पेशलिस्ट ना होकर आपको जर्नलिस्ट होने की जरूरत है, ठीक है दोस्तों। आपको एक अच्छे टीम मेकर होने की जरूरत है, आपको एक अच्छे लीडर होने की जरूरत है, आपको एक अच्छे डिसीजन मेकर होने की जरूरत है, आपको अच्छे सुपरवाइजर होने की जरूरत है। ये जो दोस्तों मिथक है, जो लोगों के बीच में ये भ्रम है कि अगर आपको बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड प्रोजेक्ट में आपके पास अच्छी इंजीनियरिंग में नॉलेज नहीं होगी तो आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। तो दोस्तों इस मिथक को यहीं पे आप खत्म कर। आपको क्या है कि एक सिस्टम डेवलप करना है, अच्छी टीम बनानी है दोस्तों। आपको अपने सिस्टम को टाइम टू टाइम मॉनिटर करना है, अपने टाइम टू टाइम सुपरवाइज करना है, टाइम टू टाइम अपनी जो स्टाफ है उसको मोटिवेट रखना है, एनर्जेटिक रखना है एंड उसको टाइम टू टाइम लीड करना है, ठीक है दोस्तों। आपको कड़े डिसीजन लेने, अच्छे डिसीजन लेने, मेहनत करनी है आपको। उसके बाद में दोस्तों आप ऑटोमेटिकली सक्सेसफुल होगे, ठीक है दोस्तों। तो आपकी ये कंक्लूजन यहाँ पे ये निकलता है कि आपको एक्सपर्ट ना होकर जर्नलिस्ट होने की जरूरत है। आपको अच्छे इंजीनियर या फिर अच्छे अकाउंटेंट अथवा अच्छे एडवोकेट ना होकर आपको अच्छे मैनेजर, टीम मेकर, डिसीजन मेकर होने की जरूरत है। तो ठीक है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए दोस्तों, और जुड़े रहिए मेरे साथ। इंतजार कीजिए नेक्स्ट वीडियो का। थैंक यू।